नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। तो अगले 1 घंटे तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो ऐसे में शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का आज अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। रविवार को राष्ट्रपति ने दिवंगत महारानी के पार्थिव शरीर का किया था अंतिम दर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित विश्व के कई नेता अंतिम संस्कार में रहेंगे मौजूद। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए 11 दिनों के दौरे पर पहुंचे अमेरिका। विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में क्वाड, इब्सा, ब्रिक्स सहित कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में भी लेंगे हिस्सा। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र दौरे पर आज करेंगे अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद जाकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों मंत्री परस्पर सैन्य संबंधों को बढ़ाने और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग की करेंगे समीक्षा। रक्षा मंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी करेंगे मुलाकात। देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म पर सरकार का जोर। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम जारी। स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में उम्दा परिवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत ये चैलेंज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के जरिए उद्यम विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को देगा बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री ऐसे 30 स्टार्टअप से करेंगे मुलाकात। चीन के खिलाफ ताइवान की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, चीनी आक्रमण के खिलाफ ताइवान की रक्षा करेंगे अमेरिकी सैनिक। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने फाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार जीता डूरंड कप का खिताब। बेंगलुरु एफसी ने शानदार शुरुआत करते हुए 11वें मिनट में किया था पहला गोल। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में उपस्थित रहेंगे। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की कई दिन चली प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण में पहुंच रही है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवंगत महारानी के अंतिम दर्शन किए। उन्होंने लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचकर महारानी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति ने ब्रिटेन की महारानी की स्मृति में अपना शोक संदेश भी दर्ज किया। उन्होंने दिवंगत महारानी की स्मृति में लंदन के लंकास्टर हाउस में रखी शोक पुस्तिका में अपना संदेश लिखा। ध्यान रहे कि महारानी के अंतिम संस्कार की मुख्य रस्म स्थानीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे वेस्टमिंस्टर आबे में होगी। इसके बाद दिन में 4 बजे सेंट जॉर्ज चैपल विंडसर कैसल में महारानी का पार्थिव शरीर कब्र में उतारा जाएगा। फिलहाल महारानी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए वेस्टमिंस्टर पैलेस के हॉल में रखा हुआ है। वहां से सोमवार सुबह 11:15 बजे महारानी का ताबूत शाही नवसेना की राजकीय गन कैरिज में रखकर वेस्टमिंस्टर आबे के लिए रवाना होगा। अंतिम संस्कार की मुख्य रस्म के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित बड़ी संख्या में राष्ट्र प्रमुख और राजकीय अतिथि शामिल होंगे। वेस्टमिंस्टर के डीन अंतिम संस्कार की रस्में संपन्न कराएंगे। इन रस्मों के बाद स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 11:55 के करीब 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। यह मौन श्रद्धांजलि पूरे ब्रिटेन में दी जाएगी। दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ यह प्रक्रिया संपन्न होगी। यहां से महारानी का पार्थिव शरीर विंडसर ले जाया जाएगा। महारानी का पार्थिव शरीर कब्र में उतारे जाने की रस्म के समय ब्रिटेन के सम्राट, शाही परिवार के सदस्य और करीबी संबंधी मौजूद रहेंगे। विंडसर के डीन इस रस्म को अदा करवाएंगे। इसके बाद देर शाम किंग जॉर्ज फिफ्थ मेमोरियल चैपल में एक निजी दफन प्रक्रिया होगी। महारानी को उनके दिवंगत पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के साथ दफनाया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम इस समय शोकाकुल है। लोग फूलों, तस्वीरों और आंसुओं के साथ क्वीन एलिजाबेथ को याद कर रहे हैं। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर वेस्टमिंस्टर हॉल जा रहे हैं, जहां क्वीन के पार्थिव शरीर को इन स्टेट में रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए यूके में हैं। रविवार को उन्होंने वेस्टमिंस्टर एबे में जाकर शोक व्यक्त किया। मंगलवार को करीब 500 खास मेहमानों के साथ वेस्टमिंस्टर एबे में राष्ट्रपति क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार फ्यूनरल में हिस्सा लेंगी। टीम डीडी न्यूज के साथ शुभेंदु घोष, लंदन। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस वर्ष का विषय है एक ऐतिहासिक क्षण, आपस में जुड़ी चुनौतियों के परिवर्तनकारी समाधान। विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी के समूह की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्री बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देश और कैरिबिया सहित छोटे द्वीपीय देश शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और इसे प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे, जो भारत की विकास यात्रा को उजागर करेगा। इस कार्यक्रम को कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और यूएनडीपी प्रशासक के साथ 77वें यूएनजीए अध्यक्ष द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर जयशंकर क्वाड, IBSA और ब्रिक्स की बहुपक्षीय बैठकों के साथ साथ भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, भारत फ्रांस UAE और भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर ने के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों और अमेरिकी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम है। वो भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह आज मिस्र के रक्षा और रक्षा उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे, सेना से सेना के संबंधों को गति देने के लिए नई शुरुआत करेंगे और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को गहरा करने पर ध्यान देंगे। भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह की यात्रा का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग और विशेष मैत्री को और अधिक मजबूत बनाना है। उधर केंद्रीय मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वे सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ आर्थिक और निवेश समिति की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले कल भारत और सऊदी अरब के आर्थिक संबंधों को और बेहतर करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद अल-कसाबी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई।
और वहीं इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जुबैल और यानबू के रॉयल कमीशन खालिद अल सलेम से भी मुलाकात की और भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनके उत्साह की सराहना की। राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में आज दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में अपने विचार रखेंगे। आज टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर चर्चा की जाएगी और साथ ही हिमालय क्षेत्र और स्पिरिचुअल टूरिज्म के विकास पर भी चर्चा की जाएगी। देखते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर तक राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, मेघालय, कर्नाटक, लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के पर्यटन मंत्री सहित करीब 250 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि टूरिज्म पॉलिसी के अलावा इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इस 3 दिन में भारत में कैसा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में टूरिज्म को कैसा एंकरेजमेंट करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसा डेवलप करना, फॉरेन टूरिस्ट को कैसा अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडियन डायस्पोरा और इंडिजियस एक्टिविटी को कैसा बढ़ाना। जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ऐसा अलग अलग टूरिज्म पर भी भारत सरकार काम कर रहे। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन आधारित उद्योग को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त 50,000 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का आवंटन किया है। टूरिज्म आधारित हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ का एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का हम एलोकेशन किया है। इस सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें पर्यटन अवसंरचना का विकास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व धरोहर पर्यटन, हिमालयी राज्यों में पर्यटन, उत्तरदायी एवं सतत पर्यटन, पर्यटन स्थलों या गंतव्यों के विपणन एवं प्रचार प्रसार में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में होम स्टे का उभरता महत्व, आयुर्वेद, वेलनेस व मेडिकल वैल्यू ट्रेवल और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ साथ वन्य जीव पर्यटन, उत्तरदायी पर्यटन, G20 के पर्यटन संबंधी पहलुओं जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने योग के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा, योग हमारी विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में योग को नई पहचान दिलाई है। योगा हजारों साल से भारत में हमारा पूर्वज ने प्रारंभ किया है। यह हमारा विरासत है। ये अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ यह योगा भारत की नहीं है, सारी दुनिया को योगा परिचय किया गया। बहुत खुशी से सभी लोग स्वागत करते हुए सारी दुनिया के लोग योगा को अपनाएं, योगा का महत्व समझे हैं। हमारे ऋषि और हमारे संत, हमारे महान लोग ये विरासत अपने को ये
पीढ़ी को दिया है। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और एग्रेस फ्रैंचाइज डीडी डेवलपमेंट के साथ एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय अभिनव स्टार्टअप्स के आगे आने और स्वच्छता व अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में उम्दा परिवर्तन को प्रोत्साहन देने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप्स के लिए आपको बता दें कि मेक इन इंडिया की सोच के अनुरूप ये चैलेंज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के जरिए उद्यम विकास के लिए एक सक्षम वातावरण को बढ़ावा देना चाहता है। आज नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में केंद्रीय मंत्री ऐसे 30 स्टार्टअप के से मुलाकात करेंगे और इसे गति देने के मुद्दे पर बात करेंगे। गोवा में कांग्रेस छोड़कर हाल ही में सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए 8 विधायक आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इन 8 विधायकों के साथ देर रात दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं। विधायकों के दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र आज से लखनऊ में शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में इस महीने की 22 तारीख को महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि 22 तारीख को प्रश्नकाल के बाद महिला प्रतिनिधि महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि देश में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। इससे पहले कल उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की थी और विभिन्न पार्टियों के नेताओं से सदन की कार्यप्रणाली को सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने वर्षाकालीन सत्र के लिए रणनीति तय करने के लिए अलग अलग बैठकें की थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंसारी रोड पर स्थित एक 2 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने राहत और बचाव का अभियान वो शुरू कर दिया था। गली सकरी होने के कारण मलबा हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र में भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 19,061 फीट पर सियाचिन सिग्नलर्स द्वारा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। गौरतलब है कि भारतीय सेना सीमाओं पर अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत कर रही है। भारतीय सेना सीमा से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार विकसित कर रही है। वहीं पिछले कुछ समय से सैन्य उपकरणों को स्वदेशी स्तर पर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने भी इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। कश्मीर की घाटी में लंबे अंतराल के बाद दर्शकों को फिर से सिनेमा हॉल में प्रवेश का मौका मिलेगा। प्रदेश के पुलवामा और शोपियां में मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल्स का शुभारंभ किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल इसका उद्घाटन किया। ये सिनेमा हॉल फिल्म स्क्रीनिंग और इंफोटेनमेंट की सुविधा से लेकर युवाओं के कौशल को उभारने में भी मदद प्रदान करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस अवसर को ऐतिहासिक दिन कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के हर जिले में ऐसे सिनेमा हॉल बनाए जाएंगे। पहाड़ों में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम में भी शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। उधर बद्रीनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी की तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं कुछ शहरों में बादल भी छाए हुए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ग्रामीण जनजातीय छात्राओं को रोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से बड़ी पहल की है। मंत्रालय के मार्गदर्शन में झारखंड के खूंटी और सरायकेला जिलों में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की शिक्षित लड़कियों के लिए 2 दिवसीय विशेष भर्ती अभियान की शुरुआत हुई। टाटा कंपनी के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय का समझौता हुआ है, जिसके तहत 12वीं पास शिक्षित छात्राओं को चयन के बाद टाटा की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में नौकरी मिलेगी। टाटा ये कंपनी तमिलनाडु में शुरू करने जा रही है।
इसकी खासियत ये होगी कि इसमें काम करने वाली सभी महिलाएं होंगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कंपनी को एकलव्य स्कूलों से 12वीं पास छात्राओं की सूची भी उपलब्ध कराई है, जिसके आधार पर लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू हुए। साक्षात्कार में चयनित होने वाली छात्राओं को टाटा पहले ट्रेनिंग देगा, इसके बाद उन्हें नौकरी दी जाएगी और इसके अलावा टाटा कंपनी इन छात्राओं को अग्रतर पढ़ाई की सुविधा भी मुहैया कराएगी। वहीं सोमवार को ये कैंप सिमडेगा और चाईबासा में लगेगा। ये पहल निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि बेटियों के सशक्त होने से आधी आबादी सशक्त होगी, जो न सिर्फ देश के विकास बल्कि परिवार को संबल प्रदान करने का काम भी करेगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के एग्ज़ाम देने और इसके बाद ये पास करने के बाद हमें बाहर जाके काम करने का और पढ़ाई के साथ साथ अपने पैर पर खड़ा होने का मौका भी मिलेगा। और यहाँ 18 से 21 वर्ष के बच्चों के लिए ये आयोजन किया गया है, ताकि वो वहाँ जाकर अपना प्रतिभा दिखा सके या कुछ काम कर सके। इससे बहुत सारी लड़कियों का विकसित होगा, वे लोग बाहर जाके काम करेगी, अपने पैर पे खड़े होगी। हमें यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पहली बार खूंटी जिला में इस आयोजन को किया गया है और यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आई हुई है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एग्जाम, लेकिन हमें भी अच्छा लगा। जितना सोचे कि उतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ही आसान था, अच्छा लगा। और आइए अब नजर डालते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख धारावाहिकों की झलकियों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आप देखेंगे कि जोर शोर से पूजा की शादी की तैयारियां चल रही हैं। इधर सरपंच जी को ये डर सता रहा है कि कहीं इंद्रेश से विधायक जी की रिश्तेदारी जोड़ने के बाद उनकी सरपंची ना चली जाए। एक बात बता, अगर तेरा बाप तुझे कुंवारा मार देता या मरने के लिए छोड़ देता तो तू क्या करता? अरे मैं तो गोली मार दूंगा, क्योंकि इंसान का जन्म लेट होए लेकिन हुआ कि शादी जल्दी हो जानी चाहिए। तो फिर सुनो दोनों, रिवॉल्वर तैयार रखना, क्योंकि इस बार अगर जरूरत पड़ेगी ना तो गोली तो हम भी चढ़ाने से चूकेंगे ना। आज तक हमारे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत ना हुई, आज वो इंद्रेश एमएलए से रिश्तेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अरे वो उसका रिश्तेदार बन गया तो एमएलए और हमारी दोस्ती का क्या होगा? तो क्या सरपंच जी का डर लाजमी है? जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि बालकृष्ण की लगातार शैतानियों के चलते मां यशोदा की चिंता बढ़ती जा रही है। उधर कंस ने गोकुल वासियों को परेशान करने के लिए कर में बढ़ोतरी का ऐलान करवाया है। अपनी संतान के प्रति इतनी कठोरता उचित नहीं है यशोदा। अभी छोटे से तो है दोनों, और कान्हा तो कुछ समझता भी नहीं। इस आयु के सभी बालक इतने चंचल होते हैं, किंतु कहीं ये बालक चंचलता में अपने आप को आहत न कर बैठे। आपके लिए माँ यशोदा की चिंता बिल्कुल स्वाभाविक थी। कितनी बाधाएं आई थी आप पर। इतना सब होने के पश्चात भी कंस के क्रोध की अग्नि और तीव्र हो गई होगी ना माधव? बताइए ना माधव, आगे क्या हुआ? तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है।
1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि चीन के हमले की स्थिति में अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी। रविवार को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बाइडेन ने ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर जवाब नहीं दिया, लेकिन द्वीप की रक्षा करने के सवाल पर बाइडेन ने कहा कि चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। बाइडेन ने दोहराया कि अमेरिका एक चीन नीति मानता है और ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि ताइवान अपनी स्वतंत्रता के बारे में खुद फैसले ले सकता है। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका की सेना और अमेरिका के लोग ताइवान की रक्षा करेंगे। दक्षिण पश्चिमी जापान में रविवार को महाविनाशकारी तूफान नन्माडोल के कारण लगभग 30 लाख लोगों को दूसरे स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। वहीं हजारों लोगों ने शिविरों में शरण ली है। तूफान के कारण तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी JMS ने इसे दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान करार दिया है। इसकी वजह से दक्षिणी क्यूशू क्षेत्र के कागोशिमा, कुमामोटो और मियाजाकी खतरा वहां पर पैदा हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उच्चतम स्तर की सतर्कता का आह्वान किया। यूक्रेन के इजियम शहर से मिलने वाली सामूहिक कब्रों पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि यह रूस के युद्ध अपराध का एक और सबूत है। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध अपराधों के खिलाफ रूस की पूर्ण जवाबदेही का आह्वान भी किया। I was pleased to have a sit-down meeting with Prime Minister Truss just a few hours ago. And the situation in Ukraine was at the top of our list of things to talk about. Obviously, the UK and Canada have been two of the strongest countries in standing up in support of Ukraine and pushing back against Russia's illegal actions, which increasingly, clearly include war crimes, include absolutely unacceptable crimes, whether we think of what we found in Bucha or the discovery of mass graves in the reclaimed territories by Ukraine. There needs to be full accountability of Russia. There needs to be a proper investigation and transparency, and Vladimir Putin, his supporters, and the Russian military need to be held to account for the atrocities they have and are continuing to commit in Ukraine. मध्य अमेरिका के देश कोस्टारिका में भारी बारिश के कारण कल एक बस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद बस में सवार 30 लोग लापता हैं, जिन्हें खोजने के लिए बचाव दल जुटा हुआ है। साथ ही दुर्घटना स्थल से मलबा हटाने का कार्य भी जारी है। अधिकारियों ने बताया है कि भारी बारिश के कारण राजधानी सैन होजे से 70 किलोमीटर दूर कैम्ब्रोनीरो मार्ग पर भूस्खलन होने से यह हादसा हुआ। देश भर में हुई भारी बारिश से क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण सैकड़ों लोगों को अपना घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वहीं देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी उछाल आया है। अग्रिम कर संग्रह बढ़ने से चालू वित्त वर्ष में 17 सितंबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 30% बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के संग्रह 6,42,287 करोड़ रुपए की तुलना में 30% अधिक है। वहीं देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 7,669 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान समान अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5,68,147 करोड़ रुपए था। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 3,68,484 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स से लाए हैं, जबकि बाकी के 3,30,000
आपको बता दें कि 3,30,490 करोड़ रुपए पर्सनल इनकम टैक्स के जरिए आए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में 17 सितंबर 2022 तक कुल अग्रिम कर संग्रह पहली और दूसरी तिमाही में बढ़कर 2,95,308 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 2,52,077 रुपए था। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने रविवार को करीबी फाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार डूरंड कप खिताब जीता। बेंगलुरु एफसी ने शानदार शुरुआत करते हुए 11वें मिनट में पहला गोल किया। बेंगलुरु के लिए ये गोल शिवा शक्ति ने किया। प्रतियोगिता में यह उनका 5वां गोल रहा। 61वें मिनट में सुनील छेत्री की कॉर्नर किक पर एलन कोस्टा ने गोल कर बेंगलुरु एफसी को 2-1 से आगे कर दिया और बेंगलुरु ने अंत तक खेल में बढ़त बनाए रखी और खिताब पहली बार अपने नाम किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को पहले वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हरा दिया। होव काउंटी ग्राउंड में खेले गए मैच में भारत ने 1-0 से बढ़त ले ली। स्मृति मंधाना ने 91 रन बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 74 रन बनाए। दोनों देशों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। और वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज मंगलवार से शुरू होगी और इस सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच नागपुर में और तीसरा मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। ये सीरीज अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के मद्देनजर दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होंगी। एशिया कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ICC T20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 20 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होगी। इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथ में होगी, वहीं एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगे। दोनों टीमों के बीच T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 23 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं एक मैच बेनतीजा रहा। भारतीय जमीन पे ऑस्ट्रेलिया के T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच भारत में अब तक 7 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 4 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज के लिए भारत ने सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन समेत कई अहम खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है। ये दोनों ही खिलाड़ी एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय दौरे पर आएगी। ऐसे में दोनों देशों के साथ खेले जाने वाली ये सीरीज भारतीय टीम के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में भारतीय टीम की कोशिश जीत दर्ज करते हुए लय में आने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हो रही T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम तैयारियों में जुट गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मंगलवार को 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली के PCA स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि T20 विश्व कप से पहले ये सीरीज टीम के लिए अभ्यास का अच्छा मौका होगी। The amount of cricket that we play, all 3 forms of the game, it's not always easy to keep everyone playing all the games, all the formats. So I think we've always tried to manage players' workload and everything. But now that we know the World Cup is just around the corner, we wanted to play as a unit and play with that same particular squad. Of course, there are a couple of guys missing, but pretty much okay with that, because you have to look after everyone, and we want everyone to be fresh at the World Cup. और वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि ये संभावना है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करते हुए नजर आए। कोहली ने एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने शतक का सूखा खत्म किया था। उन्होंने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में केवल 61 गेंदों में नाबाद 122 रन बनाए।
मेरी और राहुल भाई की बात हुई थी कि विराट को हमको ओपन कराना पड़ेगा कुछ मैचों में, क्योंकि हमारे थर्ड ओपनर वही है। तो वो आई थिंक लास्ट मैच में हमने देखा और हम काफ़ी खुश है उनके वो पोजीशन से। तो आई डोंट थिंक वी गोना प्रोबेबली एक्सपेरिमेंट फॉर दैट पोजीशन अ लॉट। रोहित ने कहा है कि एशिया कप से टीम ने बहुत कुछ सीखा और कई सकारात्मक पहलू निकल कर सामने आए, जिनमें से एक अर्शदीप भी है। Except first game against Pakistan, we batted in all 4 games, which is considered to be slightly challenging. जो दुबई की जो कंडीशंस है, 10 सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि ड्यू थोड़ा आ जाता है। हमने चारों मैच में सेकेंड बैटिंग करके अच्छा रन बनाया और अच्छा फाइट किया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था। हमने कोई भी वो दो गेम जो हम हारे, पाकिस्तान और श्रीलंका गेम में, हमने गिव अप नहीं किया। सामने वाले लोग भी खेलते कभी कभी, you have to appreciate. And most importantly, I was quite happy with how we bowled in the death. क्योंकि अर्शदीप खास करके मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हाई प्रेशर सिचुएशन में आके इतना कंपोजर दिखाया जो कि काफ़ी काबिल तारीफ थी। ऐसे तरीके से बॉल डालना, अपने यॉर्कर्स को हिट करना, इट इज़ नॉट ईजी बॉस। उनका पहला साल है इंटरनेशनल क्रिकेट में और इतना आके उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, तो ये सब पॉजिटिव थे। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। बजरंग ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के मैच में पुएर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हराकर ये जीत हासिल की। इससे पहले बजरंग को क्वार्टर फाइनल में यूएसए के जॉन दियाकोमी हालिस ने हराया था। फिर रेप चेज के जरिए बजरंग कांस्य पदक के मैच में पहुंचे और जीत हासिल की। ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक रहा। इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। चेक गणराज्य की युवा महिला टेनिस खिलाड़ी लिंडा फ्रुहविर्तोवा ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए महिला एकल के फाइनल मुकाबले में 17 वर्षीय लिंडा ने तीसरी वरीयता प्राप्त मैग्डा लिनेट को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर अपना पहला टूर खिताब जीता। इस रोमांचक स्पर्धा के निर्णायक सेट के शुरुआत में लिंडा मुश्किल स्थिति में दिख रही थी। हालांकि मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए उन्होंने अगले 5 गेम जीतकर मैच और खिताब अपने नाम किया। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि ITDC के चेयरमैन धर्मशाला में आपको बता दें कि वहां पर संबित पात्रा संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। A room as a delegate and they told, look, this chair is an extremely important chair because George Washington sat in this chair and he signed a set of extremely important documents. इस चेयर में जॉर्ज वॉशिंगटन बैठे थे और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्होंने हस्ताक्षर किए and the whole world was like, oh my God, this chair is so important. Of course it's important. Of course it's important for US, for the world as well. You should all go and see. But imagine India has such attributes everywhere. Kankad mein shankar hai. Go to any corner of this country and you would see that there is something which is 1,000 years old. There is something which is 5,000 years old. But have we really marketed it? Have we really sent a message across that this stone
is extremely important. And this is what we need to do. I firmly believe that. Secondly, recently I went to US in a mission of the party. I was privy to go to, I would say fortunate to go to the Niagara Falls for the first time for the American side. Before they took us to the Niagara Falls, they took us to a small hall. And in that hall of 50 or 20 people who were sitting, they made a small presentation of the Niagara Falls. कि नायग्रा फॉल्स का एक प्रेजेंटेशन आप देखिए 15 मिनट बाद आपको फॉल्स में लेके जाएगा और जो प्रेजेंटेशन हुआ it was in fact enchanting all encompassing because प्रेजेंटेशन के बीच में थोड़े से पानी आपके ऊपर गिरता है. There are all kind of arrangements. The mist was on you, the sound was 3D. It was a very small hall, half of this hall. And by the time they finished the presentation, we had a totally different insight about the Niagara Falls because they said that look, in 1856 the Niagara Falls did not exist for a while because all the industrialists, they had taken over the fall and the force of the water was used to propel industrial power and making money. There were three people, one attorney, one politician and one environmentalist. These three people came together, started a revolution in the US and then Niagara Falls changed. And thereafter, Niagara Falls beauty, the pristine beauty of Niagara Falls was तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि पर्यटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, जिसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, ऐसे में इस कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे। तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यहां पर कही हैं, जो आगे के बुलेटिन्स में हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। विकास की साझा प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट रहे जिलों को समकक्ष लाकर समावेशी विकास की अवधारणा को ठोस करने के लिए शुरू हुई आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने कई जिलों में विकास की नई रेखाएं खींची हैं। कितना कारगर साबित हुआ है ये कार्यक्रम, आइए देखते हैं महाराष्ट्र के वाशिम की इस खास रिपोर्ट में। शासन की बागडोर संभालते ही मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत करने वाली मोदी सरकार संपूर्ण मातृत्व को सुरक्षा कवच देने के लिए अपनी कटिबद्धता समय समय पर जाहिर करती आई है। ग्रामीण भारत में जच्चा बच्चा के लिए सरकार की संवेदनशीलता आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भी परिलक्षित हो रही है। महाराष्ट्र के वाशिम में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त निधि से ग्रामीण माताओं और उनके नन्हे मुन्नों के लिए 29 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 9 बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे जो महिला बाल कल्याण विभाग है उसके तहत ग्रामीण लेवल पे आंगनवाड़ीज रहती है। उसके लिए हमारे जो रूरल एरिया है जहाँ पे जो बच्चे आते हैं, गरोदर माता स्तनदा माता आती है, उनके लिए जो मेडिकल चेकअप के लिए आंगनवाड़ी की बिल्डिंग उपलब्ध नहीं थी, मगर नीति आयोग के अंतर्गत 29 आंगनवाड़ी हमारी मंजूर हो गई थी, जिसमें कि आज की स्थिति में 9 आंगनवाड़ी परिपूर्ण होकर जिसका लाभ स्तनदा माता, गरोदर माता और बच्चे ले रहे हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में जहां बच्चों को पोषण आहार मिल रहा है, तो वहीं ये केंद्र गर्भस्थ महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रखने में भी मदद कर रहे हैं। आंगनवाड़ी है हमारी, यहाँ सब हमारे कोई व्यवस्था होता है। हमारी 1 किलोमीटर गांव है, यहाँ खाने पीने का हमारा बाल बच्चों को सब व्यवस्था रहता है। जाने के लिए तकलीफ होती तो हमारे घर के पीछे यहाँ स्कूल बन गई, हमारे को सब व्यवस्था है। यहाँ लसीकरण मिसीकरण बच्चों को खाने पीने की चक व्यवस्था है हमारे को। नीति आयोग ने यहाँ पे एक नई आंगनवाड़ी खोली है, उनके वजह से गाँव के बच्चों को जगह पे 1 किलोमीटर दूर पहले जाना पड़ता था, लेकिन अभी नई आंगनवाड़ी की वजह से गांव में ही और तांडे में दोनों आंगनवाड़ी खुलने की वजह से नाश्ता पानी, उनके लसीकरण और उनके आने जाने का जो तकलीफ होती थी अब वो हो रही नहीं। मैं आंगनवाड़ी सेविका उर्मिला बाबाराव मुसड़ी घोटा। पहले यहाँ सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्र के आ जाने से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना एवं अन्य जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। समय पर टीका एवं जांच की सुविधाएं इन केंद्रों पर उपलब्ध है। लापसी आणि दुपारी खिचड़ी जवान। उम्मीद की जा सकती है कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा में आ रहे आमूलचूल सुधार का असर मानव विकास सूचकांक में भी जरूर दिखेगा। विकास की राह में पिछड़ गया महाराष्ट्र का वाशिम आकांक्षी जिलों में शामिल होने के बाद विकास की राह पर चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और नक्सलवाद देश में अंतिम सांसें गिन रहा है। धीरे धीरे नक्सल प्रभावित बचे हुए ठिकानों को भी चरणबद्ध तरीके से मुक्त कराने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार के साहसिक और दृढ़ निर्णय और सुरक्षा बलों की सक्रियता और बहादुरी को जाता है। छत्तीसगढ़ की सीमा पर पड़ने वाले बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने अपना पताका लहरा दिया है। अब यहां पर सुरक्षा बलों का कब्जा है। देखिए। नक्सलियों का गढ़ और ऑपरेशन का प्रमुख केंद्र छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों द्वारा कब्जा ये बयां करने के लिए काफी है कि अब जल्द ही देश नक्सल मुक्त होने की राह पर बढ़ रहा है। देश को दशकों तक लहूलुहान करने वाले नक्सलियों की शक्ति कुंद पड़ने लगी है। वो अपना प्रभाव और ताकत खोते जा रहे हैं। यही कारण है कि नक्सली अब अपने आशियानों और मजबूत गढ़ को छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गढ़वा, लातेहार और बलरामपुर जिले में पड़ने वाले 44 किलोमीटर के दायरे में फैला बूढ़ा पहाड़ को कभी नक्सलियों के गढ़ के तौर पर जाना जाता था, लेकिन नक्सलियों का यह किला भी ढह चुका है। सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान के बाद इसको फतह कर लिया। 55 वर्ग किलोमीटर में फैले बूढ़ा पहाड़ पर पिछले 32 सालों से नक्सलियों का कब्जा था। झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों से घिरा इलाका नक्सलियों का अभेद दुर्ग बना हुआ था। बूढ़ा पहाड़ झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर लातेहार के गारू प्रखंड में पड़ता है। सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी के साथ बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए 4 अगस्त को योजना बनाई। सेना के बनाए चक्रव्यूह ऑपरेशन ऑक्टोपस के सामने नक्सली टिक नहीं पाए और वो भाग खड़े हुए। नतीजा, बूढ़ा पहाड़ की तमाम चोटियों पर अब पुलिस का कैंप है। पहाड़ पर वायुसेना के MI हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नक्सलियों के लिए कड़ा संदेश देने का काम करेगी। बूढ़ा पहाड़ के टॉप पर सुरक्षा बलों के द्वारा कैंप भी स्थापित किया गया है। काफ़ी वहाँ पे चैलेंजेस हम लोग के सामने हैं, खास करके लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं। वहाँ पर चीज़ों को ऊपर ले जाना, प्लस कई दफ़ा इमरजेंसी इवैक्यूएशन की भी रिक्वायरमेंट होते हैं। आज हम लोग के द्वारा ट्रायल लैंडिंग करवाया गया है वहाँ पर MI-17 का, और ये ट्रायल लैंडिंग हो जाने के बाद आगे आने वाले समय में जो नक्सल के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हम लोग को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ऑपरेशन ऑक्टोपस में झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस, CRPF, जगुआर असॉल्ट ग्रुप, IRB और कोबरा बटालियन के जवानों के संयुक्त अभियान और जज्बे के आगे नक्सलियों की एक न चली और बूढ़ा पहाड़ पर अब सुरक्षा बलों का बसेरा है। कोबरा 203, कोबरा 205, दूसरी CRPF की बटालियन, JJ एंड लोकल पुलिस, सभी का कलेक्टिव एफर्ट से बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जो कि 4 तारीख से शुरू हुआ और 4 को ही हमने इस बूढ़ा पर को चढ़ने में सफलता हासिल की। झोलडेरा, कुंदाग और आसपास के जितने भी हैं, सब जगह में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने तरीके से कर लिया है और अब यहाँ पर कोई भी आसपास में भी उनकी नामो निशान नहीं है। नक्सलियों के प्रभाव और शक्ति में कमी के कारण ही पिछले कुछ सालों में नक्सली हिंसा के मामलों में जबरदस्त गिरावट आई है। नक्सल और राष्ट्र विरोधी तत्व अब कुछ ही स्थानों पर सीमित होकर रह गए हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सही व पर्याप्त पोषण। प्रतिदिन हमारे आहार में किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अच्छी सेहत और बेहतर विकास के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। स्वस्थ जीवन के लिए पोषण महत्वपूर्ण है, लेकिन सही पोषण क्या है और पूर्ण पोषण कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये जानना जरूरी है। शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, ये हम सबको ज्ञात है, किंतु कोई एक ऐसा भोजन पदार्थ नहीं है जो अकेले में ही संतुलित हो या पूर्ण रूप से पौष्टिक हो। अतः आहार को पौष्टिक बनाने के लिए हमें कई खाद्य पदार्थों का समावेश करना पड़ता है। यदि हम शाकाहारी भोजन की बात करें तो अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, दालों से प्रोटीन मिलते हैं और तेल इत्यादि से वसा मिलती है। मांसाहारी भोजन में अंडे, मीट, मछली इत्यादि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन हमें प्राप्त हो जाते हैं। पौष्टिक पदार्थ या भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने पर शरीर में पूरा पोषण नहीं मिल पाता और शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। कुपोषण से विकास प्रभावित हो सकता है और कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। सूक्ष्म खाद्य पदार्थों के लिए यदि हम शाकाहारी भोजन की बात करें तो दूध और दूध से बने और उत्पाद
हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं। उसी प्रकार अंडा या मछली इत्यादि प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म खाद्य पदार्थ रखते हैं। अतः आवश्यक है कि हम अपना भोजन ऐसा बनाएं जो हमें सही मात्रा में सारे पोषक तत्व उपलब्ध कराए। हम क्या खा रहे हैं या आहार कैसा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। आहार में स्वाद के साथ साथ पोषण का भी विशेष ध्यान रखें और खाना खाते समय ये जरूर जान लें कि वो आहार कितना पौष्टिक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना भोजन खत्म करने के बाद उन प्लेटों को भी खा सकते हैं जिसमें आपने खाना खाया हो? ये अद्भुत विचार है केरल के एर्नाकुलम जिले के रहने वाले विनय कुमार बालकृष्णन का। क्या करते हैं बालकृष्णन, ऐसा देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये हैं कक्कनाड़ के रहने वाले विनय कुमार बालकृष्णन, जिन्होंने भारत की पहली गेहूं की भूसी पर आधारित बर्तन निर्माण कंपनी की शुरुआत की है और इसके जरिए विनय ने खाना खाकर उन थाली और बर्तनों को भी खाना संभव बना दिया है। दरअसल विनय मॉरिशस में एक बीमा कंपनी के सीईओ के रूप में काम करते थे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ करने की चाहत ने उन्हें वापस अपने शहर लौट आने को मजबूर किया। 46 वर्ष की उम्र में वो प्रकृति और राष्ट्र के लिए योगदान करने की इच्छा के साथ केरल लौट आए और यहाँ आकर कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने देखा कि हर दिन प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक क्रॉकरी पर्यावरण को ज्यादा प्रभावित करती है। फिर क्या था, उन्होंने इसका विकल्प बनाने की ठानी। I have developed an innovative product which is made from edible wheat bran. This is a 100% biodegradable tableware where we make plates. This is available as a single-use product as an alternative to single-use plastic. Now the plastic ban has come, so this will be an effective product. And after single-use, if you want, you can take a bite. Otherwise, you can use it as a cattle feed, poultry feed, fish feed, or as organic manure. उन्होंने गेहूं की भूसी से बर्तन बनाया जो काफी खूबसूरत और टिकाऊ था। फिर क्या था, उन्होंने स्थानीय कच्चे माल और मशीनरी का उपयोग करके अपना खुद का व्यंजन बर्तन निर्माण उद्यम शुरू करने का फैसला लिया। 3 साल के शोध के परिणाम स्वरूप भारत का पहला गेहूं चोकर आधारित बर्तन ब्रांड थुशान अंगबाली में स्थापित किया गया। मलयालम में थुशान पौधे के उस पत्ते को कहते हैं जिस पर पारंपरिक रूप से भोजन परोसा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSIR तिरुवनंतपुरम ने उनके विचार और आवश्यकताओं को अपनाया और बर्तन निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक विकसित की। फिर एक इंजीनियरिंग फर्म की मदद से आवश्यक मशीनरी का डिजाइन और निर्माण भी किया गया। थुशान का मकसद बाजार में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेटों को पर्यावरण के अनुकूल प्लेटों में बदलना है। उपयोग के बाद इसे गायों के लिए चारा, मुर्गी पालन, मछली और पौधों के लिए उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से मिट्टी में घुलनशील है। ये कंटेनर डिस्पोजेबल और आसानी से बायोडिग्रेडेबल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्लेट्स -10 डिग्री से 140 डिग्री तक तापमान का सामना कर सकती हैं और माइक्रोवेव हीटिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में प्रस्तुत इस अभिनव अवधारणा ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक प्लेटों पर प्रतिबंध, जिसे राष्ट्र ने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लागू किया है, इसका उद्देश्य गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए हरित विकल्प खोजना भी था। विनय कुमार बालकृष्णन की थूषण इस दिशा में काफी उम्मीद जगाती है। तिरुवनंतपुरम से के अब्दुल जलील की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।